मीरा जी की दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी। दोनों बारातियों के स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था हो रखी थी। छोटी बेटी ममता की शादी दूसरे शहर में तय हुई थी, जिसकी बारात बाहर से आनी थी। वहीं रीतू की शादी इसी शहर में तय हुई थी। ममता की बारात ठीक 6 बजे पंडाल में प्रवेश कर गई। बारातियों का स्वागत अच्छे से किया गया। स्टेज पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम चल रहा था। इधर बाराती खाने का आनंद ले रहे थे। रात 9 बजने को आए थे। दूसरे बारात का इंतजार किया जा रहा था। मीरा जी बार बार रीतू के होने वाले ससुराल में फ़ोन करके पूछ रही थी कि बारात में कितना टाइम लगेगा। वे लोग बस यही कह रहे थे कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। आखिर परेशान होकर मीरा जी ने रीतू को बोला कि वह अपने होने वाले पति को फ़ोन करे और पूछे कि बारात आने में कितना समय लगेगा। रीतू ने फ़ोन लगाया और फिर कुछ सुनकर उसने फ़ोन मीरा को थमा दिया। सामने से दूल्हा रुहासा होकर बोला, मम्मी जी, मेरे पिता को पैरालिसिस का अटैक आया है और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर शादी करने कैसे आऊँ? मुझे थोड़ा समय दीजिए, एक बार पापा को सही ट्रीटमेंट मिल जाए। कहते हुए दूल्हा रोने लगा। मीरा जी, नहीं बेटे, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने पिता को संभालना होगा और अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना होगा। हम आपके आने का इंतज़ार करेंगे। कहते हैं कि पैरालिसिस में शुरुआती के 2 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसी इंतज़ार में रात के 12 बज गए थे। उधर बाहर से आए बारातियों का सब्र का बांध टूटने लगा। अब बारातियों की कुछ महिलाएं आकर मीरा जी को 2 टूक सुनाने लगी। देखिए मीरा जी, हम लोग समय से हमारी बारात लेकर आए हैं और फेरे का दस्तूर शुरू करें। वह लोग देरी से आए, इसमें हम क्यों इंतज़ार करें? इधर हमारा लड़का दूसरे दूल्हे के इंतज़ार में अब तक भूखा है। तभी दूल्हे का फ़ोन रीतू के पास आया और बताया कि वह लोग आ रहे हैं और पिताजी की हालत में भी अब स्थिर है। रीतू ने यह संदेश मीरा जी को भेज दिया। मीरा जी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती कर बोली, कुछ देर इंतज़ार और कर लीजिए, उनके परिवार में इमरजेंसी हो गई है। अभी लड़के से बात हुई है, वह लोग थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार ना था। दूल्हे के पिता क्रोध से लाल हुए बैठे थे, लेकिन वे अपना सब्र छोड़कर मीरा जी को साफ बोल दी, मीरा जी, हम कोई पागल नहीं हैं। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है। मीरा जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वैसे भी वह ब्लड प्रेशर के मरीज थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की परिस्थिति में वह क्या करे। उनकी आंखों से आंसू झलक आए, लेकिन इन आंसुओं की किसी को कोई कदर नहीं थी। सभी उन्हें दोषी ठहराने में लगे हुए थे। आखिर मीरा जी ने बहुत संघर्ष करके पति के ना होते हुए बच्चियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। उन्होंने पति के जाने के बाद हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनकी बच्चियों को कभी बाप की कमी महसूस ना हो। लेकिन आज इस घटनाक्रम में मीरा जी को उनके पति की कमी महसूस करवा दी थी। धीरे धीरे बारातियों में आवेश फैलने लगा। जब ममता और रीतू को परिस्थितियों के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी की तबीयत बिगड़ते देखी। ममता और रीतू दोनों बाहर आ गई। उधर दूल्हे के पिता अब तक अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके थे। ममता अपने होने वाले ससुर के पास गई और साफ साफ शब्दों में उन्हें कह दिया, पिताजी, मेरी माता इस शादी के मेज़बान हैं। यहाँ हम एक परिवार रूप से जुड़ने जा रहे हैं और अगर जिन परिवारों से हम जुड़ने जा रहे हैं उनके घर में कोई आपदा आ पड़ी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ भी समझनी चाहिए। दूल्हे के पिता, अगर उनके घर में कोई बीमार है और वह 2 दिन अस्पताल में ही रहे तो क्या हम यहीं उनका 2 दिन वेट करेंगे? अरे घर में और भी तो लोग होंगे बीमार को संभालने के लिए। दूल्हे को तो आ जाना चाहिए। ममता बोली, पिताजी, भगवान ना करे कि अगर उनकी जगह आप होते तो क्या आप यही चाहते कि आपका लड़का आपकी सेहत का ख्याल किए बिना और आपको सीरियस हालत में छोड़कर शादी करने चला जाए? दूल्हे के पिता, कैसी बकवास किए जा रही हो। मैं इन सब बातों के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग समय पर बारात लेकर आए हैं और अब हम इंतजार नहीं कर सकते। ममता, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है। आप में परिस्थितियों को समझने की समझ नहीं है और ना ही किसी और के दुख को समझने की इच्छा।
दूल्हे के पिता, मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप हमारा लगातार अपमान किए जा रहे हैं। ममता कुछ ना बोली और चुपचाप अंदर कमरे में चले गई। थोड़ी देर में दुल्हन का लिबास उतार कर सादे कपड़े में बाहर आई। देख सभी उसे इस तरह देखकर चौंक गए। कुछ औरतें उसके पास आई और उसे समझाने लगी, बेटा इतना गुस्सा नहीं करते। ममता, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों के गुस्से का जवाब दे रही हूँ। जो लोग आज मेरे घर वालों की बात नहीं समझ रहे हैं, वह लोग कल मेरी बात कैसे समझेंगे। शादी दो इंसानों के बीच का संबंध नहीं होता, बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध है। जब एक परिवार दूसरे परिवार की परिस्थिति बस मुश्किल के दौरान साथ खड़े रहने के बजाय उनसे सरोकार रखने से इनकार कर दे, ऐसे परिवार के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे इस शादी से इनकार है, आप लोग जा सकते हैं। अब तक दूसरी बारात के 10 लोगों ने दूल्हे के साथ पंडाल में प्रवेश किया। दूल्हा नम आंखों के साथ हाथ जोड़े हुए चल रहा था, जैसे वह सभी से माफी मांगना चाहता हो। ममता सामने और दूल्हे से बोले, आपके पिता की तबीयत कैसी है? दूल्हा, अब खतरे से बाहर है। ममता, आप चिंता ना करें, ना ही अपनी गलती महसूस करें। हम आपके केवल सुख के साथी ही नहीं, बल्कि दुख के भी साथी हैं। मीरा जी अपनी बेटी के इस फैसले पर खुश थी। उन्हें लग रहा था अगर आज उसके पति जिंदा होते तो वह भी शायद यही करते। तो गाइस, रिश्ता हमेशा दो परिवारों से जुड़ता है, ना कि दो इंसानों से। इसलिए अगर दिल से रिश्ता जोड़ना हो तो दूसरे परिवार की फीलिंग को समझो, उनका मुसीबत में साथ दो और उन्हें समझने की कोशिश करो। उस जो दुख उस परिवार को हुआ है, वो दुख अपने ऊपर लेके देखो। फिर सोचो कि अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मैं क्या करता। ये कहानी केवल समझाने के लिए थी और आप समझ भी चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये कहानी हुई पूरी और एक नई कहानी लेके आऊँगी बड़ी ही मज़ेदार। तब तक के लिए बाय बाय।